आज के वीडियो में हम करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के करंट अफेयर्स 2022 में जनवरी और फरवरी महीने को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो करंट अफेयर्स हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, तो डिटेल में जो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपको करूँगा। और इसमें जो करंट अफेयर्स मैं कराऊँगा वो सीधे एग्ज़ाम्स रिलेटेड होंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट होंगे, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जो एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। अभी उत्तराखंड है, यानी कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, राइट, तो यूके पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें भी जो यूपी के करंट अफेयर है वो भी उसमें आया था। जैसे कि जो मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है तो वो उसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया था। तो जो करंट अफेयर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करते हैं, तो करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। तो अगर आपको यहाँ पर एग्ज़ाम को क्रैक करना है और करंट अफेयर में आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। पूरा वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस स्टेशंस को रैंक यहाँ पर किया गया, यानी कि रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2021 में जो हमारा गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, यानी कि हमारा जो गृह मंत्रालय जिसके मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया जो पुलिस स्टेशंस हैं उनकी रैंकिंग। तो जो पुलिस स्टेशंस हैं उनमें जो 2021 में बेस्ट पुलिस स्टेशन भारत का कौन सा रहा, तो उसमें जो भारत है सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन रहा दिल्ली का सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन, राइट। सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन जो है वो भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन रहा, राइट। और उड़ीसा में गंजम डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस स्टेशन है वो जो रहा वो सबसे नंबर 2 पर रहा, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसी की बात हम करेंगे। तो आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें, उस राज्य में, उत्तर प्रदेश में बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, इनमें से कौन सा पुलिस स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं आसीवन पुलिस स्टेशन उन्नाव, वृंदावन पुलिस स्टेशन मथुरा, मिश्रौलिया पुलिस स्टेशन सिद्धार्थनगर या फिर अमेठी पुलिस स्टेशन। तो ये जो सूची है वो हर साल यहाँ पर जारी की जाती है और जारी कौन करता है, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो उसको जारी करता है। तो राज्यवार भी इसकी सूची बनती है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि भारत का पुलिस स्टेशन जो बेस्ट है वो सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन है, राइट। अगर पूछा जाए कि पूरे भारत में जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो कौन सा है, तो वो है सदर बाज़ार, ठीक है। और ये जो है वो दिल्ली में है, तो पूरे भारत में है। यूपी में कौन सा है, यूपी में जो सिद्धार्थनगर का मिश्रौलिया पुलिस स्टेशन है वो नंबर 1 पर है। इसमें जो यहाँ पर आपको लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लिस्ट है उसमें जो मिश्रौलिया पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पर यूपी में नंबर 1 पर, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लगती है, राइट। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो आप देख सकते हैं जो पूरी यहाँ पर देश की रैंकिंग है उसमें जो सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में वो नंबर 1 पर है। इसके अलावा गंगापुर पुलिस स्टेशन जो गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है वो नंबर 2 पर है। और जो भट्टूकला पुलिस स्टेशन फतेहाबाद हरियाणा में है वो नंबर 3 पर है, ठीक है। तो तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 पर सदर बाज़ार, नंबर 2 पर गंगापुर पुलिस स्टेशन गंजम उड़ीसा और नंबर 3 पर भट्टूकला पुलिस स्टेशन फतेहाबाद। और यूपी में जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो है मिश्रौलिया पुलिस स्टेशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका यहाँ पर आंसर होगा मिश्रौलिया पुलिस स्टेशन, राइट। बढ़ते हैं आगे। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने यहाँ पर जो एक मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट इसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया। मल्टी प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टी प्रोडक्ट का मतलब है कि बहुत सारे प्रोडक्ट, पाइपलाइन है यानी कि पाइपलाइंस, जो पाइपलाइन होगी उसके जरिए जो मल्टी प्रोडक्ट होगा, गैस होगा, इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पर गैस के जरिए यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और इसकी जो लंबाई है वो 356 किलोमीटर लंबा है, ये यानी 356 किलोमीटर लंबा यहाँ पर एक मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन है, राइट, वो बनेगी। तो ये जो पाइपलाइन बन रही है वो बन रही है बीना से। बीना आपको बता दूं, बीना एक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, ठीक है। आपने बीना रिफाइनरी सुनी होगी, ठीक, तो वही बीना है ये। तो बीना एमपी को किस यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है उससे कनेक्ट करेगी। तो ये जो पूरी पाइपलाइन है तो ये मान लीजिए मध्य प्रदेश है, राइट, और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है, राइट, ये उत्तर प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के बीना से लेकर के यहाँ पर ये बीना, राइट, और जो यूपी है यहाँ पर कानपुर में एक जगह जिसको बोलते हैं पनकी, राइट। पनकी में हनुमान मंदिर है फेमस,
तो बीना से लेकर के पनकी तक की यहाँ पर, पनकी के बीच तक यहाँ पर जो पाइपलाइन है वो बनाई जाएगी। 356 किलोमीटर ये लंबी होगी और मल्टी प्रोडक्ट होगी यहाँ पर, मल्टी प्रोडक्ट होगी। तो ये पाइपलाइन जो होगी वो यहाँ पर इनॉग्रेट किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा पनकी कानपुर, पनकी कानपुर, राइट। और वैसे जो कानपुर है, कानपुर में जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद, उनका यहाँ पर पैतृक गांव भी है, राइट। उनका पैतृक गांव है यहाँ पर। और क्या नाम है उनके गांव का? उनके गांव का नाम है परौंख, परौंख। वो यहाँ पर अभी जो कानपुर है वहाँ पर आए थे पिछले साल, और कानपुर में आकर के उन्होंने यहाँ पर जो उनके स्कूल के टीचर्स थे उनका आशीर्वाद भी लिया था। जो कानपुर है उसकी यात्रा भी की थी। आईटी कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जो मेट्रो है उसका शिलान्यास भी किया था, उसको यहाँ पर उसका उद्घाटन भी किया था, राइट। और जो इल्यूमिनेस सेरेमनी है उसको भी यहाँ पर अटेंड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो ये जो मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये जो पूरी परियोजना है इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो बीना रिफाइनरी है मध्य प्रदेश में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ से लेकर के जो पानकी कानपुर है उसके यहाँ पर कनेक्ट करेगी। और इसमें जो एक साल होगा, एक साल में 45 मिलियन मीट्रिक टन्स जो प्रोडक्ट है उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा, राइट। 45 मिलियन मैट्रिक टन MMT इसका ट्रांसफ़र यहाँ पर किया जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो 1524 करोड़ रुपीस है, ठीक है, इतना प्रोडक्ट, इतना जो फंड है वो यहाँ पर किया जाएगा, इतनी फंडिंग दी जाएगी, जिसमें जो यूपी होगा उसको 1227 करोड़ रुपीस और जो मध्य प्रदेश होगा उसको 297 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए अलॉट किए गए हैं, राइट। तो इससे जो यहाँ पर प्रोडक्ट होंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होंगे, उनकी यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएगी, जिससे कि जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, सेंट्रल यूपी है, ईस्टर्न यूपी है, और जो साउदर्न उत्तराखंड है या नॉर्दर्न बिहार है, सेंट्रल यूपी है, उसको यहाँ पर एक तरीके से जो प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनको यहाँ पर उपलब्ध कराया जा सकता है, राइट। और इसके अलावा जो यूपी है, यहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी भी है, राइट। यूपी में एक ऑयल रिफाइनरी है, कहाँ पर है वो? ये है मथुरा में, राइट। मथुरा में है ऑयल रिफाइनरी। और किस कंपनी की है ये है IOCL की, राइट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जिसके जो यहाँ पर CEO हैं उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पिछले साल एक पेट्रोल बनाया था, इसका नाम था XP100। XP100 यहाँ पर ऑक्टेन पेट्रोल है, इसको भी यहाँ पर बनाया था IOCL ने, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर इतना ही। और ये जो 356 किलोमीटर यहाँ पर पाइपलाइन है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। किसको कनेक्ट करेगी? बीना को कनेक्ट करेगी पनकी से। पनकी है कानपुर में, राइट, पनकी है कानपुर में। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर मैं आपको बताऊं, ये जो यहाँ पर पनकी कानपुर इसका आंसर होगा, राइट। और झांसी में अभी भी एक फेस्टिवल मनाया गया जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, राइट। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल ये मनाया गया कहाँ पर? झांसी में, राइट, झांसी में बनाया गया स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। इसके अलावा एक फेस्टिवल और है जिसको बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है काला नमक चावल। काला नमक चावल राइस फेस्टिवल, राइट। ये यहाँ पर कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया उत्तर प्रदेश का ही डिस्ट्रिक्ट है। काला नमक जो चावल है वो यहाँ पर पाया जाता है, जिसका नाम है सिद्धार्थ नगर, राइट, सिद्धार्थ नगर। ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट, यूपी के बारे में। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने कुछ और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर लॉन्च किया, इनका इनॉग्रेशन किया। जैसे कि जो कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, जिसको यहाँ पर जो यूरोपियन जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो इसको बना रहा है, जिसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है, वो इसको यहाँ पर फंडिंग कर रहा है, राइट। तो इसमें जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने राइड की, और IIT जो मेट्रो स्टेशन है गीतानगर तक यहाँ पर राइड की, राइट। और इसके अलावा जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसकी जो लेंथ है पूरी 32 किलोमीटर है। 11,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर खर्चा टोटल आया है। और जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी IIT कानपुर में, इसको भी यहाँ पर अटेंड किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बढ़ते हैं आगे। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन
यहाँ पर लॉन्च की गई, तो आपको बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया, राइट। तो पहले इसको समझो, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का मतलब क्या है? मोबाइल वैन का मतलब होता है एक चलती फिरती गाड़ी। तो चलती फिरती गाड़ी में क्या किया जाएगा? हनी को प्रोसेस किया जाएगा, राइट। हनी को प्रोसेस किया जाएगा, यानी कि जो शहद होगा उसको, उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। शहद परीक्षण प्रयोगशाला यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं इसमें होगी, और मोबाइल वैन होगी, वैन में होगी। तो भारत की ये पहली है, राइट। यूपी ही नहीं, भारत की ये पहली है। तो इसका यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया, और किसके द्वारा किया गया? तो ये जो किया गया वो किया गया KVIC के द्वारा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसके जो चेयरमैन हैं विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना के द्वारा इसका जो इनॉग्रेशन है वो इनॉग्रेशन किया गया। और कहाँ से किया गया आपको बताना है। तो कहाँ से किया गया? तो यहाँ पर जो गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से इसका जो इनॉग्रेशन है वो किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक विलेज है, ठीक है, गाज़ियाबाद में एक विलेज है, इसका नाम है सिरोरा, राइट। सिरोरा नाम का विलेज है, यहाँ से इसका इनॉग्रेशन किया गया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन यहाँ पर लॉन्च की गई गाज़ियाबाद से, राइट। गाज़ियाबाद से इसको लॉन्च किया गया। और मेरठ में यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो मेजर ध्यानचंद हैं उनके नाम पर जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो भी बन रही है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है कहाँ पर? मेरठ में। और तो ये आपको पता होना चाहिए। मेरठ से लेकर के प्रयागराज के बीच में गंगा एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, जो कि 602 किलोमीटर लंबा होगा। आगे इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए जो 602 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे, वो भी यहाँ पर बन रहा है। इसके अलावा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसको भी इनॉग्रेट किया गया। 340 किलोमीटर लंबा है, लखनऊ से गाज़ीपुर को ये कनेक्ट करेगा, राइट। लखनऊ से गाज़ीपुर को ये कनेक्ट करने का काम करेगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर जो सेंटर है, जो कल्चरल सेंटर है, वो यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया लखनऊ में, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कल्चरल सेंटर है, ठीक है, कल्चरल जो सेंटर है, इसका इनॉग्रेशन किया हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए यूपी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, खादी और ग्रामीण जो औद्योगिक कमीशन है, उसके जो चेयरमैन हैं विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने लॉन्च किया भारत की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन। और ये लॉन्च किया सिरोरा गांव से, जो कि गाज़ियाबाद में है, राइट। और ये जो हनी प्रोसेसिंग वैन होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोबाइल वैन है, यानी कि चलती फिरती यहाँ पर वैन है। आप यहाँ पर देखिए, इसमें इस तरीके से कुछ यहाँ पर होगी। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि देश में श्वेत क्रांति के साथ में जो दूध के लिए जो लॉन्च की गई थी श्वेत क्रांति, राइट, तो उसके लिए, उसके साथ साथ जो स्वीट क्रांति है उसकी भी ज़रूरत है हमको, ठीक। यानी कि जो शहद है, स्वीट क्रांति का मतलब यहाँ पर शहद से है, तो शहद के लिए यहाँ पर है, राइट। इसमें जो वैन होगी उसमें शहद की जो प्रोसेसिंग है वो की जाएगी, लैब है यहाँ पर इसके अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और वैसे जो शहद की क्रांति होती है उसको बोलते हैं गोल्डन रिवोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर पूछें कि बताओ भाई गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर की बात करें, तो ये रिलेटेड है किससे? ये रिलेटेड है जो जूट है उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, राइट। अगर बोले सिल्वर फाइबर, तो सिल्वर फाइबर बोलते हैं कॉटन को, राइट, कॉटन को। अगर केवल सिल्वर बोलें, राइट, व्हाट इज सिल्वर रिवोल्यूशन, तो सिल्वर रिवोल्यूशन जो है वो रिलेटेड है जो कि एग है, राइट, इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जो पोल्ट्री प्रोडक्शन है इससे ये रिलेटेड है। ब्लू रिवोल्यूशन सभी को पता है, जो फिश प्रोडक्शन है इससे रिलेटेड है। ब्लू है पानी, राइट, फिश में जो पानी है उसमें फिश रहती हैं, ठीक है, तो ब्लू रिवोल्यूशन, राइट। ब्लैक रिवोल्यूशन जो है वो रिलेटेड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वैन में यही काम किया जाएगा, राइट। और ये वैसे ये जो KVIC है, राइट, जो KVIC है ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? KVIC जो है वो हमारे जो MSME मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसके अंतर्गत काम करता है, जिसके मंत्री हैं नारायण राणे। और MSME जो सेक्टर है उसमें क्या है, उसको इसमें होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, 3 तरह के एंटरप्राइज होते हैं, राइट। 3 तरह के एंटरप्राइज यहाँ पर होते हैं।
उद्योग यहाँ पर जो स्मॉल स्केल पर होते हैं, एसएसआई इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के होते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो 1-5 यानी कि 1 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो और 5 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर हो, राइट है। 5 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर हो, 1-5, फिर 20-50 और फिर 50-250, राइट। तो 1 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ अगर 5 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर हो तो इसे बोलेंगे माइक्रो उद्योग है, वो माइक्रो एंटरप्राइज है। अगर 20 करोड़ रुपीज़ का मिनिमम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और टोटल टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ का है तो इसे बोलेंगे स्मॉल। पहले ये 10-50 था, लेकिन बाद में अब इसको जो डेफिनेशन है उसको अपडेट किया गया है, 20-50 हो गया है। और अगर 50 करोड़ रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है और 250 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर है तो ऐसे यहाँ पर जो यहाँ पर एंटरप्राइज होगा उसको बोलेंगे मीडियम एंटरप्राइज। तो इसी को बोलते हैं एमएसएमई, राइट। तो हमें एमएसएमई को यहाँ पर इसको बढ़ाना है, तो इसको प्रोत्साहित करना है, जिससे कि जो स्टैंड अप इंडिया है इसका जो सपना है वो साकार किया जा सके और जो भारत है वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और आगे बढ़ सके, राइट। तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। और क्या किया जाएगा इसमें, तो ये मैंने आपको जैसा कि बताया। और इसमें 15 लाख रुपए की ये जो यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्ट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें टेस्टिंग लेबोरेटरी भी है जिसमें जो क्वालिटी ऑफ हनी होगी उसको टेस्ट किया जाएगा। और सबसे खास बात, 300 किलोग्राम जो हनी होगा वो 8 घंटे में इसको प्रोसेस कर सकता है। 8 घंटे में 300 किलो जो शहद है वो यहाँ पर प्रोसेस किया जा सकता है इसके अंदर। तो दैट्स इट इन दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। अभी जो हमारा यहाँ पर बोलते हैं इसको जो ई गवर्नेंस अवार्ड है, राइट, ई गवर्नेंस अवार्ड है वो किए गए। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश है उसको कितने अवार्ड मिले, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को आपको बताना है कितने अवार्ड मिले जो ई गवर्नेंस अवार्ड में उसमें, राइट। तो सबसे पहले ई गवर्नेंस अवार्ड जो हैं वो क्या होते हैं, वो जो अवार्ड हैं वो आयोजित किए गए हैदराबाद में, ठीक है। इस साल ये हैदराबाद में आयोजित किए गए। और जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, राइट, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको मीटी बोलते हैं, राइट, जिसके मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। तो इसके द्वारा इसको आयोजित किया गया। और इसका जो डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं DARPG यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। इसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। तो पहला क्वेश्चन, जो ई गवर्नेंस अवार्ड था वो कहाँ पर हुआ, ये हुआ हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में हुआ। किस मंत्रालय ने कराया, तो मीटी। और किस विभाग ने कराया, तो विभाग होगा DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। और ये कौन से अवार्ड थे, ये इस बार 24th अवार्ड थे, 24वें अवार्ड थे जो कि हैदराबाद में हुए। आपको ये इतना पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश को यहाँ पर कितने अवार्ड यहाँ पर मिले हैं, तो यूपी को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। बाय द वे, उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश ने कुल 5 अवार्ड जीते हैं। और यहाँ पर जो इसमें ज्यूरी अवार्ड है, ज्यूरी अवार्ड ये दिया गया है कर्नाटक को, ये दिया गया है कर्नाटका को, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश को यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 अवार्ड इसमें दिए गए, ठीक है। आंसर होगा 5 अवार्ड। तो उत्तर प्रदेश में जैसे कि 5 अवार्ड कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे उत्तर प्रदेश का जो यूपी दर्पण पोर्टल है, राइट, यूपी दर्पण पोर्टल है, उसने यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया जो डिजिटाइजेशन है उसको लेकर के। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसने भी काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य किया। इसके अलावा जो माइन मित्र स्कीम है, इसने भी काफ़ी यहाँ पर इसको भी सराहा गया। इसके अलावा सेवा मित्र पोर्टल या स्कीम, इसने भी काफ़ी अच्छा काम किया। तो यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर जितने भी अलग अलग फील्ड थे, यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 अवार्ड यहाँ पर दिए गए उत्तर प्रदेश को। तो यूपी ने 5 अवार्ड यहाँ पर जीते। जैसे कि यहाँ पर जो 2 अवार्ड थे वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिए गए, 2 अवार्ड। और इसके अलावा जो यूपी दर्पण डैशबोर्ड है जिसमें जो
ग्रीवियंसेस हैं, जो समस्याएं हैं लोगों की, वो यहाँ पर वो की जाती हैं, सॉल्व की जाती हैं, फैसिलिटेट की जाती हैं, रिड्रेस किया जाता है उनको। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको भी यहाँ पर दिया गया, जिसके 2 एफर्ट्स, यहाँ पर 2 एफर्ट थे। एक तो डिजिटल लाइब्रेरी इसने बनाई यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। इसके अलावा एफिलिएशन सिस्टम, जो कि न्यू कॉलेज और कोर्सेज का जो एफिलिएशन होता है कॉलेजेस का, उसके लिए भी यहाँ पर काम किया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। 2 अवार्ड दिए गए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को। इसके अलावा माइन मित्र और सेवा मित्र, यहाँ पर इसको भी यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं। तो माइन मित्र में क्या होता है? माइन मित्र में यहाँ पर जो ऑनलाइन मिनरल मैनेजमेंट होता है, राइट, जो ऑनलाइन ट्रांजिट पास होते हैं, वो यहाँ पर फैसिलिटेट किए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं। देखिए, जो स्टेट करंट अफेयर्स होते हैं, इनमें आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट में काफ़ी डीप में करंट अफेयर पूछते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए किन किन यहाँ पर जो सर्विसेज हैं उसको दिया गया। तो माइन मित्र को यहाँ पर दिया गया। माइन मित्र क्या है? ऑनलाइन मिनरल मैनेजमेंट और जो ट्रांजिट पास हैं वो फैसिलिटेट कराता है। इसके अलावा जो सेवा मित्र हैं वो क्या करता है? वो यहाँ पर एक ब्रिज का कार्य करता है, एक पुल का काम करता है सिटीजन्स और जो स्किल्ड वर्कर हैं, ठीक है, इनके बीच में, जो कि रूरल और अर्बन एरिया में यहाँ पर हैं, जियो लोकेशन बेसिस पर यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर के जो सेवा मित्र पोर्टल, सेवा का मतलब क्या है? सर्विस है, ठीक है। तो सर्विस जो यहाँ पर स्किल्ड वर्कर होंगे वो देंगे, किसको देंगे? सिटीजन्स को देंगे। तो सिटीजन और जो यहाँ पर वर्कर है उसको जोड़ने का काम कौन करेगा? इसको जोड़ने का काम करेगा सेवा मित्र पोर्टल, सेवा मित्र पोर्टल। तो इसलिए है सेवा मित्र पोर्टल, राइट। और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को 2 अवार्ड मिले हैं, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए और जो एफिलिएशन सिस्टम होता है उसके लिए। और जो दर्पण पोर्टल है, डैशबोर्ड है, उसमें जो ग्रीवियंसेस हैं लोगों की, वो यहाँ पर सुलझाई जाती हैं। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को 2 अवार्ड मिले और बाकी सभी को 1-1। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 अवार्ड हैं जो उत्तर प्रदेश उसको दिए गए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। जो हमारे यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, राइट, जी किशन रेड्डी, और ये हमारे कल्चरल मिनिस्टर भी हैं। कल्चरल मिनिस्टर कौन है? जी किशन रेड्डी, राइट। जी किशन रेड्डी को आप जी सतीश रेड्डी से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जी सतीश रेड्डी जो हैं वो DRDO के चेयरमैन है, राइट, DRDO के चेयरमैन है। और इसरो के चेयरमैन कौन है वैसे? इसरो के चेयरमैन अभी भी बने हैं एस सोमनाथ हैं, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो खैर, तो जो जी किशन रेड्डी हैं उन्होंने वर्चुअली आभासी रूप से जो प्रसाद प्रोडक्ट है, जो प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया। तो किस प्लेस को यहाँ पर इसमें शामिल किया गया, ये आपको बताना है। प्रसाद जो प्रोजेक्ट है उसके तहत यहाँ पर कहाँ पर इसको लॉन्च किया? प्रसाद स्कीम को। तो प्रसाद स्कीम है क्या? सबसे पहले ये समझो, प्रसाद जो स्कीम है वो जो हमारी हेरिटेज साइट हैं, राइट, जो हमारी हेरिटेज साइट हैं, राइट, जो हमारी धरोहर हैं, उनको हमें रीजिन्यूएट करना है। रीजिन्यूएट का मतलब है उनको हमें फिर से रेनोवेट करना है, इनको फिर से पुनर्जागरण करना है, उनका फिर से यहाँ पर एक तरीके से उनको भव्य बनाना है, राइट। जो हमारे हेरिटेज हैं, जो हमारी कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको यहाँ पर फिर से एक नई ऊंचाइयों पे लेकर के जाना है, उसका विकास करना है। तो इसके लिए जो प्रसाद स्कीम है वो 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया था। और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो इसको यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको जो मथुरा है, राइट, जो मथुरा है ये भी हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट है, कल्चरल एस्पेक्ट से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो गोवर्धन जो परिक्रमा होती है, राइट, मथुरा में, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया प्रसाद प्रोजेक्ट्स को, राइट। तो जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे जी किशन रेड्डी, उन्होंने जो प्रसाद स्कीम है उसको लॉन्च किया, गोवर्धन मथुरा से यहाँ पर लॉन्च किया गया और कुल मिलाकर के 500 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर अलोकेट किए गए, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 500 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो यहाँ पर इसके लिए रखे गए हैं, राइट। और इसका जो प्रसाद स्कीम है ये एक अभियान चलाता है जिसका नाम है स्वदेश दर्शन, ठीक है, इसका नाम है स्वदेश दर्शन, ठीक है। तो स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत इसको यहाँ पर ये जो राशि है वो दी गई है 500 करोड़ रुपीज़ की, जिसमें जो रामायण सर्किट्स होंगे, जो बुद्धा सर्किट होंगे, उनका यहाँ पर विकास किया जाएगा। तो मथुरा से इसको स्टार्ट किया, गोवर्धन से,
तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पर गोवर्धन होगा उसको 39.73 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें जो यहाँ पर कार स्टैंड ब्लॉक है उसको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। जो क्लॉक रूम होता है जहाँ पर लोग इंतज़ार करते हैं रुक करके बस या ट्रेन्स का, उसको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। जो टॉयलेट्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा, बाउंड्री वॉल्स को, सरफेस डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा गोवर्धन बस स्टैंड का, तो काफ़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके लिए 15.82 करोड़ रुपीज़ का प्रावधान किया गया है इसके लिए, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के स्कीम का नाम है प्रसाद स्कीम। और जो प्रसाद PRASHAD, एच जो वर्ड है वो बाद में जोड़ा गया, आप पहले इसको बोलते थे प्रसाद PRASAD, ठीक है, लेकिन एच जो है वो इसको बाद में जोड़ा गया। एक योजना है इसको बोलते हैं हृदय, HRUDAY। तो हृदय में से हृदय और जो प्रसाद हैं उनको मर्ज कर दिया गया और हृदय का जो एच है वो जोड़ दिया गया एस के आगे, राइट। तो इसको अब ये बन गई है प्रसाद, राइट। तो ये आपको कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के उसको अब हेरिटेज के रूप में भी हमको डेवलप करना है। तो और क्या होगा इसके अंतर्गत, जो मानसी गंगा है जो मथुरा में गोवर्धन में है इसको डेवलप किया जाएगा। चंद्र सरोवर इसको डेवलप किया जाएगा। गोवर्धन परिक्रमा भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और कुसुम सरोवर आपने सुना होगा इन सभी का नाम, अगर आप वृंदावन गए होंगे तो आपने यहाँ पर विजिट भी किया होगा, राइट। तो इन सभी का डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गोवर्धन से लॉन्च की गई जो प्रसाद स्कीम है उसको तो एक बार देख लेते हैं प्रसाद स्कीम है क्या। तो जो प्रसाद स्कीम है उसको बोलते हैं नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजिनोवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, राइट। नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजिनोवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये जो स्कीम है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, राइट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या है, देखो दो प्रकार की स्कीम होती हैं। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, राइट। देखो एक होती है, दो टाइप की स्कीम, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेक्टर स्कीम, राइट। और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या अंतर होता है दोनों में। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें जो फंडिंग होती है वो सेंटर और स्टेट, राइट, देती है, नहीं बिल्कुल गलत है। उसमें जो 100% फंडिंग होती है वो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें यहाँ पर कुछ जो पार्ट है वो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ पार्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर देती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। यहाँ पर दोनों जो सरकारें हैं वो अपना हिस्सा देती हैं, लेकिन जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसमें 100% जो पैसा है वो देता है कौन, वो देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दोनों के बारे में अंतर। तो ये जो स्कीम थी वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% जो पैसा होगा वो देगी हमारी केंद्र सरकार, राइट। फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो स्कीम है वो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है उसके द्वारा यहाँ पर वो किया गया था, लॉन्च किया गया था। 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया था, राइट। जिससे कि जो पिलग्रिमेज हमारी साइड हैं, जो हेरिटेज टूरिज़्म है उसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके, राइट। और काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट वहाँ पर किया जा सके, राइट। तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो यहाँ पर किया जाएगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा साइट्स का, जिससे कि जो टूरिस्ट फैसिलिटीज़ हैं उसको यहाँ पर बढ़ाया जा सके। वे साइड एमिनिटीज़, पार्किंग, इनको यहाँ पर डेवलप किया जा सके। जो लाइट शोज़ हैं उनको किया जाए और इल्यूमिनेशन जो यहाँ पर टेक्निक्स हैं, जो साउंड शोज़ हैं वो यहाँ पर किए जा सके, जिससे कि जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा मिले और जो प्लेस है वो यहाँ पर एक ख्याति हासिल कर सके और जो विकास है लोगों का वो हो एरिया का, राइट। बढ़ते हैं आगे। एक डैम है जिसका नाम है सुकवा डुकवा डैम, राइट। एक डैम है जिसका नाम है सुकवा डुकवा डैम। तो ये जो डैम है इसको इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, जिसको हम ICID बोलते हैं, जो कि जनेवा में है, राइट, ये जनेवा में है। तो ICID ने यहाँ पर, यानी कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है किसका, इरिगेशन और ड्रेनेज का,
ठीक है। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, ठीक है। सिंचाई के लिए जो डिपार्टमेंट है, जो कमीशन है, उसने जो एक डैम है यूपी का, इसका नाम है सुकुआ डुकुआ डैम, उसको वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो सुकुआ डुकुआ डैम है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। वो क्या महोबा में है, क्या झांसी में है, क्या जालौन में है, या फिर सोनभद्र में है, राइट। तो सुकुआ डुकुआ डैम जो है इसको 1906 में 1906 में इसको बनाया गया था, राइट। और काफ़ी पुराना हो चुका है, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर अपनी जो सर्विस है वो दे रहा था। अंग्रेज़ों के समय में ये बना था, काफ़ी मजबूत है ये, और तो काफ़ी पुराना हो चुका है ये, लेकिन अभी भी ये खड़ा हुआ है, टिका हुआ है काफ़ी यहाँ पर झांसी। तो ये जो है वो कहाँ पर है, ये जो है वो झांसी में है। वही झांसी जहाँ पर अभी अभी जो अटल एकता पार्क है, अटल एकता पार्क, वो यहाँ पर बना है झांसी में। वही झांसी जहाँ पर स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मनाया गया, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाया गया झांसी में। तो ये आपको झांसी के बारे में पता होना चाहिए। तो झांसी में यहाँ पर सुकुआ डुकुआ डैम है, जिसको ICID ने वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं, ये डैम है यहाँ पर झांसी में, राइट। ये पूरा डैम है और 1906 में ये बना था, और झांसी में और लगभग 2 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर यहाँ पर जो ज़मीन है, जो एरिया है, उसको यहाँ पर इरीगेट ये करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं आगे। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य में यहाँ पर एक मंदिर था जहाँ से एक गोट हेडेड स्टैचू, यानी कि बकरी के सिर वाली जो योगिनी है, उनकी मूर्ति को यहाँ पर चुरा लिया गया था। कब चुराया गया था? 1980s में, 1980 में चुरा लिया गया था। तो अब इसको वापस कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो मूर्ति है वो कहाँ पर थी, यूपी में, राइट। किस मंदिर से इसको चुराया गया था, किस मंदिर से गायब हुई थी। तो यहाँ पर यूपी में डिस्ट्रिक्ट है बांदा, राइट। जो बुंदेलखंड का एरिया है, बुंदेलखंड में बांदा डिस्ट्रिक्ट है, राइट। तो वहाँ पर एक टेम्पल, इसको बोलते हैं लोखारी टेम्पल, लोखारी टेम्पल। तो यहाँ से जो योगिनी का स्टैचू है, इसको यहाँ पर चुरा लिया गया था। तो जो यूके है, यूके की गवर्नमेंट, यानी कि उत्तराखंड नहीं, यूके का मतलब है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर वापस किया जो गोट हेडेड स्टैचू है, योगिनी की मूर्ति है ये, इसको यहाँ पर वापस किया। तो ये जो मूर्ति थी वो कहाँ से थी? लोखारी टेम्पल से थी। तो आंसर होगा इसका लोखारी टेम्पल, राइट। और बांदा डिस्ट्रिक्ट में ये है, कहाँ पर है? बांदा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर है। बुंदेलखंड का यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है बांदा। बुंदेलखंड में आपको पता होगा जो जालौन है, झांसी है, महोबा है, ललितपुर है, राइट। इसके अलावा जो मिर्ज़ापुर है, राइट, चित्रकूट है, सोनभद्र है, जो यूपी का सबसे साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, राइट। सोनभद्र दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है एरिया के हिसाब से, सोनभद्र, राइट। सोनभद्र की जो सीमा है वो लगती है मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, चार राज्यों से सीमा लगती है यहाँ पर सोनभद्र की। साउथ मोस्ट, सबसे साउथ में जो यहाँ पर जिला है उत्तर प्रदेश का, वो है सोनभद्र, राइट। तो सोनभद्र यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सोनभद्र है। इसके अलावा जो यहाँ पर ये सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम बुंदेलखंड का इलाका, क्योंकि यहाँ पर बुंदेलखंड, मालवा प्लेटो है, कैमूर की हिल्स हैं। सोनभद्र के नीचे जो पहाड़ियाँ हैं उनको बोलते हैं कैमूर हिल्स, जो कि विंध्यास का ही एक्सटेंशन है, राइट। तो यहीं पर जो बांदा डिस्ट्रिक्ट है, राइट, तो बांदा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर इसको लोखारी मंदिर था, और यहीं से जो योगिनी की स्टैचू थी उसको यहाँ पर चुरा लिया गया था, तो 1980s में। तो ये आप यहाँ पर ट्वीट देख सकते हैं, इंडियन यूके में हमारे राजदूत कौन है? यूके में हमारे राजदूत हैं गायत्री कुमार। गायत्री कुमार जो हैं, जो उत्तराखंड है, सॉरी उत्तराखंड नहीं, जो यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पर हमारे वो हैं राजदूत। बोरिस जॉनसन जो है वो ब्रिटेन के PM है, राइट। तो ये यहाँ पर लंदन में डिस्कवर किया गया था। वैसे एक मूर्ति और थी जिसको यहाँ पर अभी वापस किया गया, कौन सी मूर्ति थी वो, राइट? कमेंट करके बता सकते हैं आप। जिसको जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, राइट, काशी में जो विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर यहाँ पर रखा गया। अन्नपूर्णा माता की यहाँ पर स्टैचू है, राइट। और जो कनाडा है इसने यहाँ पर वापस किया, राइट, कनाडा ने इसको वापस किया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कनाडा के जो PM है जस्टिन ट्रूडो, और राजधानी है ओटावा।
बढ़ते हैं आगे। जो यूनियन मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने विजिट किया श्रृंगवेरपुर धाम को। ठीक है, श्रृंगवेरपुर धाम को यहाँ पर विजिट किया और 1785 करोड़ रुपीस की जो 6 लेन ब्रिज है गंगा नदी के ऊपर बनाया जाएगा, तो इसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा। तो श्रृंगवेरपुर जो धाम है वो कहाँ पर है? ठीक है, श्रृंगवेरपुर धाम कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के, ये आपको बताना है। देखिए है क्या, जो एक यहाँ पर आपको पता होगा राम वन गमन पथ बन रहा है। भगवान राम जहाँ से गुजरे हैं, वहीं पर जिस रास्ते से गुजरे हैं, तो उसी को जाना जाएगा राम वन गमन पथ, राइट, ये बन रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा, रामायण आपने देखी होगी, तो भगवान राम को जब वनवास हुआ तो उसके बाद भगवान राम 14 साल के लिए अपने जो भाई हैं लक्ष्मण और जो पत्नी माता सीता के साथ में यहाँ पर गए थे, यहाँ पर वन के लिए, वनवास में, राइट, 14 वर्षों के लिए। तो जिन जिन मार्गों से भगवान राम यहाँ पर निकले हैं, तो वहाँ पर उनका विकास किया जाएगा, उनको एक जो टूरिज़्म है उसके लिए विकसित किया जाएगा। और इसी के उद्देश्य से, राइट, जो श्रृंगवेरपुर धाम है, श्रृंगवेरपुर अगर आपने रामायण देखी हो तो यहाँ पर जो निषाद कम्युनिटी थी, ठीक है, आपने सुनी होगी निषाद कम्युनिटी, ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर श्रृंगवेरपुर था, यहाँ पर रहते थे निषाद राज गुह, निषाद राज गुह यहाँ पर रहते थे, राइट। तो इन्होंने भगवान राम से कहा कि भगवान आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आप विश्राम करिए। तो भगवान राम ने यहाँ पर एक रात के लिए विश्राम भी किया था। श्रृंगवेरपुर धाम काफ़ी फेमस है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर काफ़ी, यहाँ पर हॉली प्लेस है श्रृंगवेरपुर। निषाद राज ध्रुव जो गुह हैं और निषाद कम्युनिटी आज भी यहाँ पर है, काफ़ी सेवा की थी भगवान राम की। तो श्रृंगवेरपुर धाम में यहाँ पर 1785 करोड़ रुपीस का 6 लेन ब्रिज यहाँ पर बनाया जाएगा गंगा नदी पर। तो ये कहाँ पर है आपको बताना है। तो प्रयागराज से ये 28 किलोमीटर डिस्टेंस पर लगभग है। तो जो आंसर होगा वो होगा प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज इसका आंसर यहाँ पर होगा। तो श्रृंगवेरपुर धाम जो बोला जाएगा वो है प्रयागराज में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो राम वन गमन पथ है वो बन रहा है, यहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें 210 किलोमीटर लंबा जो राम वन गमन पथ होगा ये यहाँ पर बनेगा यूपी में। वैसे भगवान राम आगे भी गए थे, लेकिन यूपी में यहाँ पर बनेगा 210 किलोमीटर लंबा। जैसे कि अयोध्या से स्टार्ट किया था भगवान राम ने, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, श्रृंगवेरपुर धाम, इसके अलावा मंझनपुर, फिर राजापुर और फिर यहाँ पर चित्रकूट, राइट। तो यहाँ तक ये बनेगा। फिर इसके बाद जो मध्य प्रदेश है उसका बॉर्डर यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये पूरा जो यहाँ पर पथ है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके यहाँ पर बात हो रही है, इसको बोल रहे हैं हम लोग राम वन गमन पथ। तो ये जो राम वन गमन पथ है, इसमें जो है वो किस किस जगह को ये कनेक्ट करेगा, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पता होना चाहिए आपको। जो राम वन गमन पथ है, राम वन गमन पथ है, वो कनेक्ट करेगा किसको? ये कनेक्ट करेगा मोहनगंज को रायपुरा से, मोहनगंज को रायपुरा से कनेक्ट करेगा, रायपुरा से कनेक्ट करेगा, राइट। तो मोहनगंज कहाँ पर है और रायपुरा कहाँ पर है? अगला सवाल। मोहनगंज जो है वो है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में है। और जो रायपुरा है ये है चित्रकूट में, राइट। तो जो मोहनगंज है वो है प्रतापगढ़ में और जो रायपुरा है वो है चित्रकूट में। और इसके बाद यहाँ पर प्रतापगढ़, यहाँ पर इसके बाद में प्रयागराज, फिर यहाँ पर कौशाम्बी और फिर चित्रकूट, राइट। तो इन मार्ग से, इन पथों से होकर के यहाँ पर राम वन गमन जो पथ है वो यहाँ पर गुजरेगा। तो ये आप देख सकते हैं, प्रतापगढ़ में यहाँ पर मोहनगंज है, मोहनगंज, और यहाँ पर जो चित्रकूट है वहाँ पर रायपुरा, इसके बीच में यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया था। और तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो फेज़ था उसमें 132 किलोमीटर, अलग अलग फेजेस में बन रहा है, राइट। तो इसमें 132 किलोमीटर लंबा होगा ये। और NH 731A यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर बनाया जाएगा। और कुल मिलाकर के 3300 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्चा आएगा। इसके अलावा कुल मिलाकर के 44 प्लेसेस को यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें अयोध्या से लेकर के मार्कंडेय आश्रम, इसको यहाँ पर जोड़ा जाएगा, राइट। और लगभग 3 सालों में ये पूरा होने की उम्मीद है, राइट। तो एक मैप यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं। प्रतापगढ़ में यहाँ पर मोहनगंज और यहाँ पर जो चित्रकूट धाम है,
यहाँ पर रायपुरा इसको यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा, राइट। और बीच में यहाँ पर गंगा नदी, राइट। और इसके अलावा जो कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं वो भी लॉन्च किए, जैसे कि कौशाम्बी है, वहाँ पर 6 जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे, राइट। इसके अलावा अयोध्या में 6 जो NH है, नेशनल हाईवे है, इसमें 84 माइल्स की परिक्रमा जो है वो भी बनाई जाएगी, जैसा कि यहाँ पर गोवर्धन में है। बस्ती में 3 नेशनल हाईवेज़, इसके अलावा NH 230 जो 3 है वो बनाया जाएगा लुम्बिनी से वाराणसी के बीच में, लुम्बिनी से वाराणसी के बीच में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राम वनगमन पथ। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर क्या किया कि जो अभी अभी नेशनल वाटर अवार्ड्स हुए, राइट, 2020 में नेशनल वाटर अवार्ड्स हुए, और इसमें ये जो नेशनल वाटर अवार्ड्स थे वो किस नंबर के अवार्ड थे? तीसरे नंबर के अवार्ड थे, 3rd अवार्ड थे, ठीक है। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश था, आपको बता दूं, इसमें जो यूपी है वो नंबर 1 था, उत्तर प्रदेश नंबर 1 था नेशनल वाटर अवार्ड में। इसके अलावा जो राजस्थान था वो नंबर 2 था, जो तमिलनाडु था वो नंबर 3 था। यूपी, राजस्थान और तमिलनाडु यहाँ पर 1, 2, 3 थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, कौन सा जो स्टेट है वो नंबर 1 था? तो नंबर 1 स्टेट था यूपी। तो यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जो यहाँ पर नंबर 1 था? यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 था? तो कुल मिलाकर के जो नॉर्थ जोन था, जो उत्तरी जोन था, उसमें जो यूपी का मुजफ्फरनगर है वो यहाँ पर नंबर 1 पर था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मुजफ्फरनगर नंबर 1 था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर है वो यहाँ पर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया वाटर मैनेजमेंट इनिशिएटिव में, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट इनिशिएटिव में इसको यहाँ पर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया। तो ये आपको पता, आपको पता होगा जो टैप वाटर कनेक्शन है वो भी यहाँ पर चल रहा है, जिसमें जो गोवा है सबसे पहले यहाँ पर हासिल किया उसने 100% जो टैप वाटर कनेक्शन है उसको। इसके अलावा पुडुचेरी ने कर लिया है, अंडमान निकोबार ने कर लिया है, राइट। तो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ने, तेलंगाना ने कर लिया है। तो काफ़ी यहाँ पर जो राज्य है उन्होंने कर लिया है, और जल जीवन मिशन के तहत ये चलाया जा रहा है, जल जीवन मिशन के तहत चलाया जा रहा है, जिसके तहत 55 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से यहाँ पर जो पानी है वो दिया जाएगा। जो यहाँ पर इलाके हैं, जो रूरल और अर्बन एरिया है, वहाँ पर ये उपलब्ध कराया जाएगा जल जीवन मिशन के तहत, जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको चलाता है, राइट। तो इसमें जो मुजफ्फरनगर है वो नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट था। वैसे जो नेशनल वाटर अवार्ड थे, तीसरी बार अवार्ड यहाँ पर आयोजित किए गए। यूपी जो है नंबर 1 पर था, राजस्थान नंबर 2 पर, तमिलनाडु नंबर 3 पर। पढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो गंगा एक्सप्रेस वे है उसको यहाँ पर, उसका जो फाउंडेशन जो स्टोन है उसको यहाँ पर ले किया, जो शिलान्यास है वो यहाँ पर किया। कहाँ पर किया? शाहजहांपुर में किया, ठीक है। शाहजहांपुर, वही शाहजहांपुर जहाँ पर रोज़ा थर्मल पावर प्लांट है। कौन सा? इसका नाम है रोज़ा। कहाँ पर है? शाहजहांपुर में है, उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है वो कनेक्ट करेगा किसको? मेरठ को। कहाँ से? आपको बताना है कहाँ से कनेक्ट करेगा। तो ये कनेक्ट करेगा मेरठ को। 602 किलोमीटर लंबा होगा, ये 602 किलोमीटर लंबा होगा। फेज़ 1 में होगा, और काफ़ी लंबा है, सबसे लंबा ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। सबसे लंबा बन सकता है ये। तो 602 किलोमीटर लंबा होगा। ऐसे मेरठ को कनेक्ट करेगा कहाँ से? प्रयागराज से कनेक्ट करेगा मेरठ को, प्रयागराज से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में कुछ जो यहाँ पर जो एक्सप्रेस वेज हैं वो भी बने हैं, जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है, इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ये भी यहाँ पर बना है, जो कि लखनऊ को गाज़ीपुर से जोड़ेगा, राइट। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 340 किलोमीटर लंबा है, राइट। तो इसका तो अभी इनॉग्रेशन किया गया था, जहाँ पर जो मोदी जी थे वो जो विमान था उसकी लैंडिंग यहाँ पर की गई थी, राइट, याद आया। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो जो यहाँ पर मेरठ है उसको कनेक्ट करेगा प्रयागराज से। 602 किलोमीटर लंबा ये होगा, 602 किलोमीटर लंबा होगा। आपको पता होगा भारतमाला परियोजना चल रही है, भारतमाला परियोजना, जिसके तहत जो एक्सप्रेस वेज हैं, जो नेशनल हाईवेज है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। सागरमाला परियोजना भी चल रही है कनेक्टिविटी के लिए। पर्वतमाला परियोजनाएं भी चल रही हैं, जिसके तहत जो रोपवेज हैं उनको यहाँ पर बनाया जाएगा। तो काफ़ी यहाँ पर इनिशिएटिव हो रहे हैं।
तो गंगा एक्सप्रेसवे का रूट हम लोग एक बार देख लेते हैं यूपी के लिए, क्योंकि ये स्पेशली वीडियो है। तो गंगा एक्सप्रेसवे का जो फेज़ 1 होगा उसमें मेरठ को, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा फेज़ 1 में। ठीक है, तो इतने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर जो कवर किया जाएगा। फेज़ 2 जो होगा वो 400 किलोमीटर एडिशनल एक्सटेंशन किया जाएगा इसमें, जिसमें प्रयागराज के अलावा यहाँ पर वाराणसी और बलिया तक ये यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर। तो बलिया तक होगा यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जैसा कि मैंने आपको बताया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो होगा लखनऊ को गाज़ीपुर से जुड़ेगा, गाज़ीपुर से फिर बलिया तक यहाँ पर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पर आई थिंक बलिया तक ही है शायद। तो खैर, तो जो 602 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा गंगा एक्सप्रेसवे, इसमें जो मेरठ का एक गाँव है जिसका नाम है बिजौली, बिजौली विलेज, ये भी आप याद कर सकते हैं। बिजौली जो गांव है मेरठ का, वहाँ से इसको स्टार्ट किया जाएगा, वहाँ से बन रहा है। और जो प्रयागराज है वहाँ पर गांव है जिसका नाम है जूडापुर डांडू। ठीक है, जूदापुर डांडू विलेज, इसके बीच में यहाँ पर बनाया जाएगा जो गंगा एक्सप्रेसवे है इसको। और कुल मिलाकर के जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उसको यहाँ पर कवर करेगा। 519 जो गांव हैं, विलेज हैं, उनको यहाँ पर ये कवर करेगा। तो ये काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा जो है मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ऑफिशियली सोर्सेस हैं। इसके अलावा जो टाइमलाइन की अगर मैं बात करूँ तो 19 में यहाँ पर बनना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर रिवाइव किया गया था इसको, प्रोजेक्ट को। यहाँ पर फरवरी में 2000 करोड़ रुपीज़ का अलॉटमेंट हुआ था। मार्च में 2021 में लैंड एक्विजिशन था, उसको स्टार्ट किया गया। और जो दिसंबर था वहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने इसको जो फाउंडेशन जो स्टोन था वो यहाँ पर रखा, राइट। और ऐसा माना जा रहा है जो फेज़ 1 है जून 2025 तक ये बन करके स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेशनल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था गंगा एक्सप्रेसवे। तो ये आप देख सकते हैं मैप में, मेरठ, अमरोहा, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली और फिर यहाँ पर प्रयागराज, राइट। मेरठ से प्रयागराज के बीच में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक के बीच में 602 किलोमीटर लंबा ये होगा, राइट। 602 किलोमीटर लंबा होगा। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने एक यहाँ पर नेशनल प्रोजेक्ट है सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट, सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर इनॉग्रेट किया। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर इनॉग्रेट किया था? जो हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो आए हुए थे बलरामपुर में। तो बलरामपुर से ही यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट, इसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, बलरामपुर से इसको इनॉग्रेट किया गया। और क्या होगा इसमें? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सरयू नहर। ठीक है, तो यहाँ पर नहर यानी कि इरिगेशन के पर्पज़ से यहाँ पर इसको बनाया जाएगा, जिससे कि जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर हो सके। सरयू नहर को यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसमें यहाँ पर 5 जो नदियाँ हैं, 5 रिवर्स जो हैं वो यहाँ पर उनका पानी यहाँ पर आएगा। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? 5। तो इनमें एक जो सरयू नदी है वो है सरयू रिवर। इसके अलावा जो गंगा नदी है वो है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें जो राप्ती नदी है, राप्ती, राइट, वो है। इसके अलावा यहाँ पर बाण गंगा नदी है, बाण गंगा नदी है। और साथ ही साथ एक रोहिणी नदी है, रोहिणी, राइट। तो सरयू, गंगा, राप्ती, बाण गंगा और रोहिणी, इन सभी जो 5 नदियाँ हैं इनका यहाँ पर जो पानी है वो यहाँ पर आएगा सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट में, राइट। तो 5 रिवर्स का जो पानी है वो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। और टोटल कॉस्ट जो होगी वो होगी 9800 करोड़ रुपीज़ की, 9800 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है। तो इसको इनॉग्रेट किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बलरामपुर से यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया, राइट, बलरामपुर से इसको इनॉग्रेट किया गया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 98 जो 100 करोड़ रुपीज़ हैं यहाँ पर किया जाएगा, और जिसमें 4600 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रोविज़न किया गया था। लास्ट 4 सालों में किया जा चुका है। बाकी जो बच्चे हैं इनको यहाँ पर बाद में किया जाएगा। ठीक है, जो वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश होगी ईस्टर्न यूपी में और पूर्वांचल में। ठीक है, और जो इरिगेशन है वो भी यहाँ पर मुहैया कराया जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 5 रिवर्स होंगी, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और यहाँ पर रोहिणी, राइट। घाघरा, सरयू, जैसे मैंने लगता है कि यहाँ पर गंगा लिखा है, नहीं, घाघरा यहाँ पर कर लीजिए, घाघरा। ठीक है, तो सरयू, घाघरा, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। तो घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी, जिससे कि जो ऑप्टिमम यूज़ है यहाँ पर वाटर का वो हो जाए। जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है यहाँ पर
एक वेटलैंड है जिसका नाम है हैदरपुर वेटलैंड, और हैदरपुर वेटलैंड जो है वो कहाँ पर है, वो मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर में है, ठीक है, राइट। तो हैदरपुर वेटलैंड जो है उसको यहाँ पर 47th रामसर जो साइट है उसका यहाँ पर डिक्लेरेशन किया गया, उसको रिकॉग्नाइज किया गया, 47th रामसर साइट भारत का। तो ये जो यहाँ पर वेटलैंड है वो उत्तर प्रदेश का किस नंबर का वेटलैंड है, कौन सा वेटलैंड है? कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अभी तक 8 थे, राइट, 8 थे, और ये जो है वो 9वां है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब जो है यूपी में कितने वेटलैंड हो चुके हैं? अब यूपी में हो चुके हैं 9 वेटलैंड, राइट, 9 आर्द्र भूमियाँ हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, और जो 9वीं है वो कौन सी है? वो है हैदरपुर वेटलैंड। कहाँ पर है? वो है मुजफ्फरपुर में। इसके पहले जो कीथम लेक है, जिसको सुर सरोवर भी बोलते हैं, राइट, ये यहाँ पर डिक्लेयर की गई थी, राइट। कीथम लेक को डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट, पिछले साल किया गया था, राइट। तो इस साल किया गया हैदरपुर वेटलैंड को 47वीं रामसर साइट बनी, और जो 46वीं बनी भारत की वो कौन सी बनी? वो बनी खिजड़िया वेटलैंड जो है वो कहाँ पर है? वो है गुजरात में, राइट। तो 46वीं बनी खिजड़िया, एक साथ बनी थी, 2 फरवरी को डिक्लेयर की गई, क्योंकि 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम मनाते हैं। कब? 2 फरवरी को मनाते हैं। और वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है, क्योंकि इस दिन जो है ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर में हुआ था वर्ल्ड वेटलैंड कॉन्फ्रेंस, जो आर्द्र भूमि है उसके लिए सम्मेलन हुआ था यहाँ पर। इस वजह से 2 फरवरी को हर साल जो हम वो मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो इसी के दिन जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे भूपेंद्र यादव मंत्री जी हैं, ठीक है, पर्यावरण के, इन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया और इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भारत है वो उसका सबसे बड़ा नेटवर्क है रामसर साइट का। तो गुजरात की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खिजड़िया है उसको, और जो बखीरा वेटलैंड यूपी में है इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया गया है यहाँ पर कुल मिलाकर के एक रामसर साइट। तो यूपी में बखीरा वेटलैंड सेंचुरी को और खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यहाँ पर जो यहाँ पर वो है, क्या बोलते हैं उसको, रामसर साइट है, वो डिक्लेयर कर लिया गया है। तो हैदरपुर वेटलैंड जो है वो 47वीं थी, और अब कुल मिलाकर के अब कितनी हो चुकी है? 49 हो चुकी हैं। बखीरा वेटलैंड यूपी में यहाँ पर एक और हो चुकी है, राइट, बखीरा एक और है। इसके पहले यहाँ पर जो हैदरपुर वेटलैंड थी उसको डिक्लेयर किया गया था, राइट। तो खिजड़िया और जो बखीरा था, राइट, खिजड़िया जो था वो 48 नंबर का था और 49 नंबर की खिजड़िया थी, राइट। तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो हैदरपुर जो वेटलैंड है वो कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर बिजनौर बॉर्डर पर है। और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसका एक पार्ट है। यहाँ पर डॉल्फिन रिजर्व भी बनाने की बात की जा रही है, डॉल्फिन सेंचुरी भी बनाने की बात की जा रही है हस्तिनापुर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। मैन मेड लेक है जो कि 1994 में बनी थी, और मंगोलिया से ऐसा माना जाता है जो पक्षी हैं वो यहाँ पर माइग्रेट करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करते, यहाँ पर क्रॉस करके आते हैं, राइट। तो काफ़ी बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है ये, तो इस वजह से इसको डिक्लेयर किया गया। और यूपी में जैसे कि बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, हैदरपुर वेटलैंड है, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर, पर्वती अर्गा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, समन बर्ड सेंचुरी है, समसपुर बर्ड सेंचुरी है, संडी बर्ड सेंचुरी है, सरसई नवर झील है यहाँ पर जो कि रामसर साइट है, सुर सरोवर जिसको कीथम लेक बोलते हैं आगरा में है, इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। और अपर गंगा ब्रिजघाट से नरौरा तक है ये। तो ये यहाँ पर यूपी में कुल मिलाकर के रामसर साइट हैं। ये लिस्ट है किसकी? रामसर साइट्स की यहाँ पर लिस्ट है कुल मिलाकर के यूपी में। तो यूपी में अब कितनी हो चुकी हैं? यूपी में कुल मिलाकर के 10 हो चुकी हैं, ठीक है। 10वीं कौन सी है? बखीरा। तो बखीरा वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड, नवाबगंज, पार्वती आर्गा, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर, सैंडी, सरसई नवर, सुर सरोवर, अपर गंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे पर यहाँ पर इसको किया गया। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, यहाँ पर जो कालेसर सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है, इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया था। और 49 जो रामसर साइट हैं वो इस समय यहाँ पर भारत में हैं, राइट। और यूपी में अगर बात करें तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है यूपी की? जो यूपी की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वो है गाज़ियाबाद। यूपी के सबसे ज़्यादा, यूपी नहीं पूरे भारत की सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉल्यूटेड, सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो शहर है वो है गाज़ियाबाद। इसके अलावा जो ललितपुर है, यहाँ पर यूपी का जो एयरपोर्ट है वो बन रहा है, ललितपुर एयरपोर्ट
यूपी में बन रहा है। इसके अलावा जो मेजर ध्यान स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है ध्यानचंद, वो बन रही है मेरठ में, और यूके पीसीएस में इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा दिल्ली से मेरठ के बीच में आरआरटीएस रेलवे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यहाँ पर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। अटल एकता पार्क यहाँ पर झांसी में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है महोबा में बन रहा है, और भौनी डैम भी यहाँ पर बन रहा है महोबा में। ठीक है, रसिन डैम और चिल्लीमल डैम ये भी यहाँ पर यूपी में बन रहे हैं। ठीक है, बनास डेयरी काशी कॉम्प्लेक्स और बायोगैस बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पर बनाई जाएगी, कहाँ पर, वाराणसी में। इसके अलावा जो ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो लगाई जाएगी लखनऊ में। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस जो भारत, इंडिया और रशिया इसके सहयोग से यहाँ पर बन रही है, इंडिया और रशिया के सहयोग से बन रही है। तो क्रूज मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी कहाँ पर, लखनऊ में इसको लगाया जाएगा। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, यहाँ पर इसके यूपी के बारे में। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कंपोनेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये भी लगाई जाएगी लखनऊ में, राइट। एयरक्राफ्ट कंपोनेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये लगाई जाएगी कहाँ पर, लखनऊ में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश राज्य के जनवरी और फरवरी 2022 महीने के। आप इस वीडियो को 2 बार अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको काफ़ी पक्का हो जाएगा वीडियो, और एग्ज़ाम में एक भी नंबर आप मिस नहीं करेंगे अगर यहाँ पर क्वेश्चंस फंसते हैं इसके बीच में, राइट। तो बहुत जल्दी मिलूँगा आपसे मार्च के करंट अफेयर्स लेकर के उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कर दिए, शेयर तो करते नहीं है बिल्कुल भी, तो अगर मन हो तो शेयर कर दिए। आपने वीडियो यहाँ तक देखा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं फिर बाकी वीडियोज़ में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।